कि जैसे अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज है वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से अगर एवरेज करंट अपन डिफाइन करें, एवरेज करंट तो एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इस एवरेज करंट का एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट अपने को मिलेगा कूलॉम पर सेकेंड, एंड कूलॉम पर सेकेंड हाँ होता सर, है एम्पियर। एम्पियर्स। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट इसको अपन आई से डिनोट करेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट दैट मीन्स करंट एट एनी मोमेंट टी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन डेल्टा क्यू आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा। अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो चार्ज फ्लो भी वेरी स्मॉल होगा, और उस केस में अपन कह हाँ सकते सर। हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आई एवरेज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये अपने पास है। और आई एवरेज उसको अपन इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपन कह ठीक सकते है हैं कि अगर चार्ज टाइम का फंक्शन दे रखा है तो उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस करंट को देगा। द फर्स्ट डेरिवेटिव the first derivative of charge with respect to current gives the instantaneous current. Instantaneous current. The first derivative of charge with the first derivative of charge with respect to time gives the instantaneous current. तो I equals to dq by dt है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज q है एंड q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 कूलॉम के इक्वल है, और अपने को पूछा गया कि फाइंड फर्स्ट एवरेज करंट फॉर t इक्वल्स टू एवरेज करंट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टोटल स्टार्टिंग से 2 सेकेंड में एवरेज करंट फाइंड करना है। एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना। तो पहले अपन यहाँ पर एवरेज करंट की बात करें, और एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज करंट की अगर बात करें, आई एवरेज दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू अगर फाइंड करें, डेल्टा क्यू होगा फाइनल चार्ज ओवर इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज दैट मीन्स चार्ज एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमें मिला 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज द फाइनल चार्ज। टी की जगह 2 पुट कर दिया, एंड टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल चार्ज 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये इनिशियल चार्ज है। तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 6,
दैट इज इक्वल टू 14 कूलम के इक्वल होगा। तो एवरेज करंट की अगर अपन बात करें तो एवरेज करंट होगा 14 अपॉन टोटल टाइम टेकन टू, दैट इज 7 कूलम 7 एम्पियर। ये एवरेज करंट की वैल्यू है। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट बी पार्ट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी, चार्ज क्यू गिवन है 2t² प्लस 3t प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिला 4t प्लस 3, और हमें करंट चाहिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 3 के इक्वल होगा, और ये अपने को मिलेगा 11 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर 11 एम्पियर है एंड बेटा एवरेज ठीक है करंट सर। 7 एम्पियर के इक्वल है। ये जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर तो वही होता है ना, I इज इक्वल टू NEA वी इंटू डी, डिफरेंसिटी। यस यस यस। ये जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पे जब अपन कह रहे कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बिफोर अप्लाइंग द बैटरी ब्राउनियन मोशन करते हैं, मतलब जिग जाग पाथ पे मोशन करते हैं। ये जैसे अपने पास कंडक्टर है, और जब तक अपन बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे, पोटेंशियल नहीं देंगे, उस केस में अपन कह रहे कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से जिगजैग पाथ पे मोशन करते हुए आगे मूव करेंगे। ये सपोज अपन कह रहे कि इसकी डिस्टेंस एल है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इस कंडक्टर, जो कंडक्टर पी क्यू है, इसका क्रॉस सेक्शन ए के इक्वल है, इसकी लेंथ एल के इक्वल है, और यहाँ जब बैटरी अप्लाई किया तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल वी होगा और क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। और जैसे ही अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट होगा, और पूरे क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पी टू क्यू के इक्वल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स अपन कह रहे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं या हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल के कारण फील्ड जनरेट होगा, और फील्ड के कारण अपन कह रहे कि सभी इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और ड्यू टू फोर्स, और फोर्स होगा कितना, तो फोर्स होगा ई के इक्वल, और इस फोर्स के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे। और एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो ये हमें मिला ई वेक्टर अपॉन एम के इक्वल होगा। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स के कारण एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे। एक्सीलरेटेड मोशन में अपन कहेंगे कि एक्सीलरेशन माइनस ई वेक्टर अपॉन एम के इक्वल होगा, जहाँ पे ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट जो मिस्टेक क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हम कह रहे किसी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, जबकि अपन कह रहे हैं कि हम जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं जहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होती है, पूरे कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो उसी फील्ड के कारण अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट पे हम कहेंगे चार्ज 0 होता है, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टैटिक चार्ज,
और अपन कह रहे कि नेट फील्ड उस पॉइंट पर 0 होता है। अभी जैसे अपने कहा है कि पोटेंशियल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट मोशन करेंगे और ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड टू ईच अदर, मतलब अपन कह रहे हैं कि कॉलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड मोशन, ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड मोशन electrons collides elastically and moves forward. The time taken, the time taken between two successive collision is called relaxation time. Relaxation ठीक है time. सर। And the distance between two successive collision is called mean free path. Mean free path. That means हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने को मीन फ्री पाथ पता है, रिलैक्सेशन टाइम पता है, तो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। एंड मीन फ्री पाथ यहाँ पर लैम्डा है और रिलैक्सेशन टाइम 2 है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अपने को मिला, लैम्डा अपॉन 2r। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि अपन मीन फ्री पाथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल इस P से चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है वो P से Q तक पहुंचता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका L है, और उसमें अपन नंबर ऑफ कॉलिजन सपोज n है, जैसे एक कॉलिजन यहाँ पे की, एक कॉलिजन यहाँ पर, इस टाइप से ये कॉलिजन करता है, अपना पाथ चेंज करेगा और टोटल ड्रिफ्ट अपन करेंगे एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मीन फ्री पाथ फाइंड करना तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन कह रहे कि L है P से Q जाने में, और उस ड्यूरेशन में उसने कॉलिजन सपोज n किया, तो हम कहेंगे कि मीन फ्री पाथ दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन है, तो उसको n से डिवाइड करेंगे तो वो उसका मीन फ्री पाथ होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन कहेंगे कि सपोज P से Q तक उसने L डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम टेकन T है, तो इसको भी अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पे अपने दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, तो ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजिंग न्यूटन्स मोशन इक्वेशन अपन कैसे फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन में हमने कहा था कि v इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, u प्लस ए टी। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, एवरेज वेलोसिटी, ये बेटा अपन कह रहे कि एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस ई ई अपॉन बेटा एम हो गया, और टाइम टेकन टो के इक्वल होगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं तो अपन कह रहे कि वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कॉलिजन तो होता है, ब्राउनियन मोशन करेंगे, बट उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होता है।
तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टो के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजिंग मोशन इक्वेशन। मोशन इक्वेशन क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अभी अपने को फाइंड करना है करंट। तो जैसे अपन कह रहे कि कंडक्टर जो गिवन है, तो हम कह रहे कि लेट द नंबर डेंसिटी इज एन नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम का। ये अपने पास गिवन है। तो जब टोटल नंबर डेंसिटी n है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम होगा a इंटू एल बटा क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर। अभी मुझे पता है कि करंट जो है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन क्यू बाई टी, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल इंटू अपन कह रहे कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अपॉन बेटा टी हो गया। तो देखो यहाँ से अपने को मिलता है आई इक्वल्स टू एन ई ए एल अपॉन टी, और एल बेटा आपने कहा कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं एन ई ए वी डी। तो ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन है, एन ई ए वी डी। दूसरा अपन कह रहे हैं कि अभी हमने फर्स्ट मोशन इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डिफाइन किया है, उसको अपन लिख सकते हैं ई बाई एम इंटू टो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखें तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर, ये अपने पास है टो अपॉन बेटा एम एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। एम इंटू बेटा अपन कह रहे कि ई, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिलेशन बेटा अपने को मिला एन ई स्क्वायर, ये टो अपॉन एम इंटू ई। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन बेटा डिस्टेंस। तो दूसरा फार्मूला अपने को मिला आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टो एम एल इंटू वी के इक्वल होगा। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन है, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टो वी अपॉन एम एल। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, एन जो है नंबर डेंसिटी है, ये याद रखना अपने को, एन नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे नंबर डेंसिटी। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। टो है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, and charge of the electron that is 1.6 into 10 s power minus 19 coulomb है, m mass of the electron है, and mass of the electron that is equals to 9.1 into 10 s power minus 31 किलोग्राम। L length of the conductor है, and V potential difference है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी, ये अपन कह रहे कि अपने को याद रखना है आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टू अपॉन एम एल इंटू वी के इक्वल होगा।
ओम्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन फिजिकल कंडीशन, for a given physical condition, the potential difference the potential difference V is directly proportional to the flowing current. दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जैसे अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट अपन ऐड करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट R, और इसी R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि R दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन I है, इसको रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर कहेंगे, दैट इज द रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस V अपॉन I है, और इस फॉर्मूले से अपने को लगता है कि रेजिस्टेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेजिस्टेंस V और I दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and the flowing current and the flowing current। हमने कहा रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकेंड, टेम्परेचर, सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। थर्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर डिपेंड करेगा। फोर्थ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन सब पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो कैसे इन पर डिपेंड करेगा। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा है। आई इक्वल्स टू क्या था? एन ई वे डी, और उसको हमने लिखा था एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल इंटू वी। ये अपने पास इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में रिलेशन है। और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें R, तो R इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन आई के इक्वल होगा, और V अपॉन आई इसको हम लिख सकते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो के इक्वल है। ये बेटा रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस अपन कह रहे हैं L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस पे डिपेंड कर रहा है। N क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर अपन कह रहे कि टेम्परेचर है वो टाउ पे डिपेंड करेगा, और ए बेटा अपन कह रहे कि क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है वो हमने देखा। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा,
रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एन नेचर ऑफ द मटेरियल है। तो ये बेटा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है वो हमने देखा। क्लियर यहाँ तक? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर अपन देख रहे। अभी टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करेगा, तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, 4 कंडक्टर, या जैसे हमने कहा रेजिस्टेंस आर है, वो हमें मिला है एन ई स्क्वायर ए टो सॉरी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये रेजिस्टेंस है। एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये रेजिस्टेंस है। अगर बेटा अपन बात करें फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए इसमें इफेक्टिव फैक्टर बेटा टो होता है। तो कंडक्टर के लिए अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अपन कह रहे कि टाइम टेकन है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, मतलब स्पीडली इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड करेंगे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो अभी अपन कहेंगे कि जब कंडक्टिंग मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टर दैट मीन्स जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इन सभी मटेरियल की अपन बात करेंगे तो टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। बढ़ेगा। और अपन सर इंक्रीज होगा, और अपन का रेजिस्टेंस किस रिलेशन से वेरी करेगा, तो हम कहेंगे आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी के इक्वल होगा। ये अपन करें कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कुछ इस रिलेशन से वेरी करेगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ पे एल्फा जो है उसको अपन कहेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आर नॉट जो है वो अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपन ले सकते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कितने टेम्परेचर पर अपन कह रहे कि वो रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी के इक्वल होगा। वही अगर अपन सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके लिए इफेक्टिव फैक्टर एन हो जाता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स उसकी डेंसिटी कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो टी बढ़ रहा है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी अपने को देखना है, तो आर नॉट 1 माइनस एल्फा टी के इक्वल होगा। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होता है, मतलब कंडक्शन फास्ट होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये अपन कह रहे कि किस टाइप से डिपेंड करता है। अगर हम बेटा इसका यूनिट देखें, जैसे रेजिस्टेंस हमने कहा कि एम एल अपॉन एन ई पर ए टो है, अगर हम एसआई यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को अपन लिखते हैं ओम, ये इसकी एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, या अपन इसको लिखेंगे ओम। रेजिस्टेंस के बाद में ठीक एक है। एक और क्वांटिटी अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। और कंडक्टेंस होता क्या, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स बेटा, जी इक्वल्स टू 1/r के इक्वल होगा, और r की वैल्यू यहाँ पे अपन देखें तो ये अपने को मिला एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल, ये कंडक्टेंस है, 1/r को कंडक्टेंस कहेंगे।
अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट ओम इनवर्स, और हम इसको लिख सकते हैं मो, ओम इनवर्स या मो, इसको अपन पढ़ेंगे मो। और तीसरा बेटा ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो ये साइमन। तीन इसकी यूनिट है, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, और उल्टा ओम जब बनाएंगे तो उसको मो कह सकते हैं, और तीसरा साइमन। तो ये कंडक्टेंस है। अभी यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A के इक्वल है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस R है, और R को हमने कहा था ML अपॉन NE² A टो। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर that is directly proportional to length and inversely proportional to cross section है। दोनों को कंबाइंडली लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट इज रो, तो रो L अपॉन A। और जो रो है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसको अपन कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, proportional constant which is called resistivity or specific resistance, which is called resistivity or specific resistance। तो यहाँ से हमें मिला रेजिस्टिविटी रो दैट इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल के इक्वल होगा। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी आर रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल है, और उसकी यूनिट ओम इंटू मीटर के इक्वल है। अभी देखो इस फॉर्मूले को अपन इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो रेजिस्टिविटी अपने को मिलता है M इक्वल्स टू M अपॉन NE² टो के इक्वल होगा। ये रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम है। तो रो इक्वल्स टू M अपॉन NE² टो। देखो इस फॉर्मूले से भी क्या पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो अपन कह रहे कि नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा टो मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन nature, sorry, does not depends on cross section area and length of the conductor। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे अपने का एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल
और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन first nature of the material, that means N, and second temperature of the material, टेम्परेचर T। और T किस पर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम पर। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में देखा, उसी टाइप से अगर हम रजिस्टिविटी का वेरिएशन देखें तो फॉर कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमने कहा था कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम इफेक्टिव फैक्टर होता है, तो टो है वो डिक्रीज होगा, और टो डिक्रीज होता है तो उस केस में रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में तो हम कह सकते हैं रो टी दैट इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा। ये रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में फॉर्मूला है। अभी बेटा टेम्परेचर के साथ में अगर रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे होगा? तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंडक्टर की बात करें, फॉर कंडक्टर, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में अगर देखें, इंपॉर्टेंट कर्व है बेटा, एग्जाम में जेई में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन कुछ इस टाइप से बेटा अपने को ग्राफ मिलेगा। देखो इस जो फंक्शन दिया हुआ है रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जबकि ग्राफ है वो लीनियर। हाँ लीनियर आना चाहिए, बट ग्राफ लीनियर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रजिस्टिविटी का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी स्क्वायर प्लस अल्फा 3 टी क्यूब, इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होता है। और जो अपन कह रहे हायर अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, तो हायर ऑर्डर को अपन नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो ग्राफ अपन कह रहे कि नेचर, अगर यही बेटा नाइक्रोम के लिए अपन बात करें, जैसे नाइक्रोम जिसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो नाइक्रोम के लिए अगर कर्व अपन ड्रॉ करें फॉर नाइक्रोम हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए ये अपने पास रेजिस्टिविटी एक्सिस है, ये टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसको अपन इस टाइप से कह सकते हैं, रो नॉट है, ये टेम्परेचर एक्सिस टी है, ये रेजिस्टिविटी है। तो नाइक्रोम का कर्व है वो लीनियरली इंक्रीज होगा, जबकि अपन कह रहे हैं कि थोड़ा कर्व के फॉर्म में नॉन लीनियर होगा अगर हम बात कर रहे कंडक्टर के लिए। वही अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव फैक्टर उसके लिए नंबर डेंसिटी होता है, तो नंबर डेंसिटी दैट विल इंक्रीज, और नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। और यहाँ पे अगर रेजिस्टिविटी रो टी, उसका रिलेशन देखें तो रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी के इक्वल होगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी, दैट मीन्स थर्मल कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। तो थर्मल कोफिशिएंट नेगेटिव है तो टेम्परेचर के साथ में ग्राफ है वो भी क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। और अपन कह रहे कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें सेमीकंडक्टर के लिए, कुछ इस टाइप से इसका प्लॉट अपने को मिलेगा। ये रो टी है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये रो नॉट है,
और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से डिक्रीज होता है। ये अपन कह रहे कि लीनियरली इसके लिए ठीक है। डिक्रीज होगा, केवल कंडक्टर वाला दैट इज इम्पॉर्टेंट है। कंडक्टर के लिए अपन कह रहे कि टेम्परेचर के साथ में कर्व के फॉर्म में ग्राफ अपने को मिलेगा। तो ये रजिस्टिविटी किस टाइप से वैरी करती है वो हमने देखा।